हेलो स्टूडेंट, आज की इस नई वीडियो में जो हमारा चल रहा था बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स फर्स्ट पेपर। तो फिजिक्स फर्स्ट पेपर में हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के बहुत सारे वीडियोज देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देखे हैं। अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है, यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के जितने भी सारे वीडियो हैं, अगर आपने वो सभी नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का। आप वहाँ से क्लिक कर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो जो चैप्टर 6 का नाम है वो प्रकाश का ध्रुवण है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट के हम कुछ क्वेश्चन के आंसर देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के इन्वेस्ट किए। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो आती रहती हैं लगातार आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हमने प्रकाश का विवर्तन और व्यतिकरण की घटना पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। तो जो प्रकाश का विवर्तन और व्यतिकरण है, उससे ये स्पष्ट होता है कि जो प्रकाश है वो वेव रूप में गति करता है या वेव मोशन करता है। तो वेव को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तरंग। प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है, परंतु व्यतिकरण और विवर्तन से ये पता नहीं चलता है कि उसकी जो प्रकृति है अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है, ये स्पष्ट नहीं बताता है या स्पष्ट नहीं मालूम चलता है। तो इस घटना को ध्रुवण बताता है। ध्रुवण की घटना से हम जानते हैं यानी जो प्रकाश है वो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो प्रकाश का जो ध्रुवण है वो हमको बताता है कि यानी जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और जो प्रकाश की इस तरंग को टूरमैलीन क्रिस्टल से गुजारकर प्रेक्षित करने पर प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति का पता लगाते हैं। तो प्रकाश को टूरमैलीन क्रिस्टल से गुजारने पर निर्गत प्रकाश की तरंगे प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में सीमित हो जाती है। तो इसलिए प्रकाश जो एक पार्श्वता का गुण प्राप्त कर लेता है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो ऐसे हम प्रकाश का पोलराइजेशन समझते हैं और जानते हैं। तो जो ध्रुवण होता है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं या अनुप्रस्थ तरंगे को बताता है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये बताता है हमको व्यतिकरण, यह बताता है ध्रुवण बताता है पोलराइजेशन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। ऑप्शन ए व्यतिकरण द्वारा, ऑप्शन बी विवर्तन द्वारा, ऑप्शन सी ध्रुवण द्वारा, ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा। तो जो प्रकाश होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती हैं या गमन करती हैं, और जो प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की जो पुष्टि होती है वो ध्रुवण द्वारा होती है। तो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए निकाल प्रिज्म का प्रयोग करते हैं, यानी बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है तो ध्रुवण द्वारा होता है, व्यतिकरण द्वारा नहीं होता है, विवर्तन द्वारा नहीं होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी आंसर सही होगा। यानी प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है तो वो होती है ध्रुवण द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्रुवण कोण होता है। ऑप्शन ए निश्चित आपतन कोण I=P के, ऑप्शन बी निश्चित आपतन कोण यानी I<P से, यहाँ पर जो P है वो ध्रुवण कोण को बताता है। और जो ऑप्शन सी है निश्चित आपतन कोण I<P, और ऑप्शन डी है निश्चित आपतन कोण I=0। यहाँ पे जो P है वो ध्रुवण कोण है या पोलराइजेशन एंगल है, और I जो है वो आपतन कोण है। तो ध्रुवण कोण होता है निश्चित आपतन कोण के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जो आपतन कोण होता है I वो ध्रुवण कोण के या पोलराइजेशन एंगल के इक्वल होता है। तो ध्रुवण कोण होता है I=P के, और जो इसका रिलेशन होता है ध्रुवण कोण का अपवर्तनांक में, अगर अपवर्तनांक म्यू है तो इसका रिलेशन होता है μ tan IP, या IP यहाँ पे जो है वो पोलराइजेशन एंगल है, या IP के स्थान पर आप P भी लिख सकते हैं। तो ये tan IP को हम tan P भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो P है वो ध्रुवण कोण है, IP भी ध्रुवण कोण है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए आंसर सही होगा, निश्चित आपतन कोण I=P के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, परावर्तन द्वारा प्रकाश पूर्णतः ऑप्शन ए ध्रुवित होता है, ऑप्शन बी अध्रुवित होता है, ऑप्शन सी अर्ध ध्रुवित होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है किसी दर्पण पर तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। तो वहाँ पर जो परावर्तन द्वारा प्रकाश पूर्णतः अर्ध ध्रुवित होता है, पूर्ण ध्रुवित नहीं होता है, ना तो अध्रुवित भी नहीं होता है। जो परावर्तन होता है, परावर्तन द्वारा प्रकाश पूर्णतः अर्ध ध्रुवित होता है। अगर ये 90 डिग्री पर हो जाएगा तो ध्रुवित होता है, और परावर्तन द्वारा जो वो अर्ध ध्रुवित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश के ध्रुवण के अध्ययन से सिद्ध होता है कि ऑप्शन ए प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य होती है, ऑप्शन बी प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन सी
प्रकाश में बहुत छोटे छोटे कण या कणिका होती हैं। ऑप्शन डी प्रकाश में फोटॉन होते हैं। तो प्रकाश के ध्रुवण के अध्ययन से ये सिद्ध होता है कि जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ये हमको बताता है प्रकाश के ध्रुवण। व्यतिकरण और विवर्तन ये सिद्ध नहीं कर पाते हैं, बस यही बताते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलती हैं, और ये नहीं बता पाता है कि उसकी जो स्थिति है अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है, ये हमको नहीं बताती है। तो जो प्रकाश का ध्रुवण है वही बताता है कि ये प्रकाश जो होती है, प्रकाश तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रकाश के ध्रुवण के अध्ययन से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी आंसर सही होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रकाश के ध्रुवण के कारण कंपन। ऑप्शन ए विभिन्न तलों में घूम जाते हैं। ऑप्शन बी केवल एक ही तल में व्यवस्थित हो जाते हैं। ऑप्शन सी स्थिर हो जाते हैं। ऑप्शन डी विभिन्न वेग से विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। तो प्रकाश के ध्रुवण के कारण जो कंपन होती हैं, प्रकाश के ध्रुवण के कारण कंपन केवल एक ही तल में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। यानी केवल एक ही तल में व्यवस्थित हो जाते हैं। प्रकाश के ध्रुवण के कारण कंपन जो होते हैं कंपन केवल एक ही तल में व्यवस्थित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है ध्रुवण कोण पी व अपवर्तनांक म्यू के बीच निम्न संबंध होता है। ऑप्शन ए है म्यू इक्वल टू कास पी। ऑप्शन बी है म्यू पी इक्वल टू कास म्यू। ऑप्शन सी है म्यू इक्वल टू टैन पी। और ऑप्शन डी है म्यू इक्वल टू काट पी। तो ध्रुवण कोण पी व अपवर्तनांक म्यू के बीच जो संबंध होता है वो एन इक्वल टू टैन आई पी होता है या टैन पी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी आंसर सही होगा। यानी जो अपवर्तनांक होता है म्यू वो टैन पी की इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कैल्साइट व क्वार्ट्ज में डैश होता है। ऑप्शन ए अपवर्तन होता है। ऑप्शन बी परावर्तन होता है। ऑप्शन सी द्वि अपवर्तन होता है या ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो जो कैल्साइट व क्वार्ट्ज में परावर्तन होता है, तो कैल्साइट व क्वार्ट्ज में द्वि अपवर्तन होता है। अपवर्तन नहीं होता है, परावर्तन नहीं होता है, होता क्या है द्वि अपवर्तन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। यानी कैल्साइट व क्वार्ट्ज में द्वि अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है साधारण किरण में कंपन। ऑप्शन ए मुख्य परिच्छेद के समांतर होते हैं। ऑप्शन बी मुख्य परिच्छेद के लंबवत होते हैं। ऑप्शन सी मुख्य परिच्छेद के तल में होते हैं। ऑप्शन डी ये मुख्य परिच्छेद के 180 डिग्री पर होते हैं। तो साधारण किरण में कंपन जो होते हैं वो मुख्य परिच्छेद के लंबवत होते हैं। 90 डिग्री होता है मुख्य परिच्छेद के लंबवत। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है क्वार्ट्ज के लिए साधारण तथा असाधारण किरण का अपवर्तनांक होता है। तो क्वार्ट्ज के लिए जो होता है इसका फार्मूला साधारण तथा असाधारण के लिए जो अपवर्तनांक होता है म्यू नॉट वो ग्रेटर देन होता है म्यू ई से। यहाँ पे जो म्यू 0 है वो साधारण किरण के लिए अपवर्तनांक है और जो म्यू ई है वो असाधारण किरण के लिए अपवर्तनांक है। तो साधारण तथा असाधारण किरण का जो अपवर्तनांक होता है साधारण किरण का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है असाधारण किरण के अपवर्तनांक से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कैल्साइट के लिए साधारण किरण तथा असाधारण किरण का वेग होता है। ऑप्शन ए वी इक्वल टू वी ई। ऑप्शन बी वी नॉट ग्रेटर देन वी ई से। ऑप्शन सी वी नॉट लेस देन वी ई से। ऑप्शन डी वी नॉट इक्वल टू वी ई अपॉन 2। तो जहाँ पे जो V0 है या V नॉट है वो साधारण किरण का वेग है और जो VE है वो असाधारण किरण का वेग है। तो कैल्साइट के लिए साधारण किरण तथा असाधारण किरण का वेग जो होता है तो असाधारण किरण का वेग जो है वो ज़्यादा होता है साधारण किरण के वेग से। तो यहाँ V नॉट लेस देन है VE से। यहाँ पे जो VE है वो असाधारण किरण का वेग है। तो असाधारण किरण का वेग ज़्यादा होता है साधारण किरण के वेग से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। यानी V नॉट लेस देन VE, जहाँ पे जो V0 है या V नॉट है वो साधारण किरण का वेग है और जो VE है वो असाधारण किरण का वेग है। ये सारे ही बहुत थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। तो आप अगर आपको थ्योरी मालूम है तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो आप थ्योरी पर इसका ज़्यादा फोकस करिए इस चैप्टर पर। यानी जो पोलराइजेशन का जो थ्योरी बेस है यानी कैसे वर्क करता है, कैसे हम पता करते हैं, जितनी भी थ्योरी है आपको सारे मालूम होना चाहिए। तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के। ऑप्शन ए लंबवत तल, ऑप्शन बी समांतर तल, ऑप्शन सी विपरीत तल, ऑप्शन डी उपरीत में से कोई नहीं या सभी दिशाओं में सममित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो क्वेश्चन है वो अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल सभी दिशाओं में सममित होते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट होगा। अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल सभी दिशाओं में सम्मिलित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए टूरमैलिन क्रिस्टलों से प्रकाश को गुजारने के बाद प्रकाश के कंपन के क्रिस्टल के अक्ष के ऑप्शन ए समांतर होते हैं, ऑप्शन बी लंबवत होते हैं, ऑप्शन सी बराबर होते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए टूरमैलिन क्रिस्टलों से प्रकाश को गुजारने के बाद प्रकाश के कंपन के क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा तथा प्रकाश के संचरण की दिशा एक ही स्थिति में हो तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए ध्रुवण तल, ऑप्शन बी कंपन तल, ऑप्शन सी परावर्तन तल, ऑप्शन डी अपवर्तन तल। तो वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा तथा प्रकाश के संचरण की दिशा एक ही स्थिति में हो तो उसे कंपन तल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन था कंपन तल का। वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा तथा प्रकाश की संचरण की दिशा एक ही स्थिति में हो तो उसको कंपन तल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। कैल्साइट क्रिस्टल CaCO3 है, ऑप्शन ए पारदर्शक, ऑप्शन बी अपारदर्शक, ऑप्शन सी रंगीन, ऑप्शन डी रंगहीन। तो कैल्साइट क्रिस्टल CaCO3 होता है वो पारदर्शक होता है, यानी कैल्साइट क्रिस्टल को हम इस पार से उस पार हम देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो कैल्साइट क्रिस्टल पारदर्शक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। समतल ध्रुवित प्रकाश निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कैल्साइट क्रिस्टल, ऑप्शन बी टूरमैलिन क्रिस्टल, ऑप्शन सी क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए हम टूरमैलिन क्रिस्टल को प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो वो टूरमैलिन क्रिस्टल से प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए हम टूरमैलिन क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एकदम सिंपल सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपको थ्योरी मालूम ही रहना चाहिए। आप एग्जाम में थ्योरी को जरूर एक बार रिवीजन करके जाइएगा पोलराइजेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। कैल्साइट क्रिस्टल निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल का रूप है? ऑप्शन ए है Ca2CO3, ऑप्शन बी है CaCO4, ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 16 है, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कैल्साइट क्रिस्टल CaCO3 है तो वो पारदर्शक था। तो इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही छिपा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन ए था, इसका ऑप्शन ए आंसर सही था। कैल्साइट क्रिस्टल CaCO3 है वो पारदर्शक है, और जो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है वही क्वेश्चन में छिपा हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 14 में ही है। कैल्साइट क्रिस्टल CaCO3 है तो वो क्रिस्टल का रूप है, यानी कैल्साइट क्रिस्टल निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल का रूप है? वो CaCO3 का है। यानी आपको एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चन हो आप सारे क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में ही आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 14 में कैल्साइट क्रिस्टल CaCO3 है और इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। कैल्साइट क्रिस्टल निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल का आंसर है? तो CaCO3 है। तो आप सारे क्वेश्चन जरूर पढ़िए एग्जाम में, तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। तो आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, और जो क्वेश्चन पहले जो आपको आते हो पहले आप वो उसका आंसर दें। आप जिसका आंसर नहीं आ रहा, जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप उसको लास्ट में आंसर दें, गेस के अनुसार दें। जैसे आपको 4 ऑप्शन गिवन है ABCD, तो आप ये सोचो ये इसका आंसर कौन नहीं हो सकता है। जैसे ABCD है, इसमें CD नहीं हो सकता है, और AB में आपको कोई ना कोई होगा, ये आपको ऐसा लगता है। तो आप जरूर टिक करिए, कोई सभी, या A करिए चाहे B करिए। तो अगर आप सही टिक करते हैं तो आपको उसका मार्क्स मिलेगा ही। अगर आप रॉन्ग आंसर भी करते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, तो आपको उसमें नंबर नहीं मिलेगा। तो आप जितने जन सारे क्वेश्चन करके आइए एग्जाम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप सारे क्वेश्चन करके आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑप्शन ए फ्लिंट कांच का प्रिज्म, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, ऑप्शन सी निकाल प्रिज्म, ऑप्शन डी बाई प्रिज्म। तो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम निकाल प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी आंसर सही होगा। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम प्रयोग करते हैं तो निकाल प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच
डैश 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 कोण होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच 0 डिग्री या 0 कोण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा और क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी आंसर सही होगा। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम प्रयोग करते हैं निकाल प्रिज्म का। और क्वेश्चन नंबर 18 है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच 0 डिग्री कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है चैप्टर 6 का और ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है, यदि प्रकाश किरण कैल्साइट क्रिस्टल की प्रकाशिक अक्ष की दिशा में गति करे तो ऑप्शन ए द्वि अपवर्तन होता है, ऑप्शन बी द्वि अपवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन सी परावर्तन होता है, ऑप्शन डी विवर्तन होता है। वो द्वि अपवर्तन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी आंसर सही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट और बता दूं जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ध्रुवण होता है, ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश में घटित होती है, ध्वनि में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो प्रकाश होता है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं और जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश में घटित होती है, ध्वनि में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो प्रकाश तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ होती हैं और ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और जो प्रकाश तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, यानी प्रकाश तरंगे हैं अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, यानी 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपको यहाँ पर टिक करना है प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो ये आपको मैं एक की दे रहा हूँ, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं और जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका जो पार्ट सेकंड वीडियो है वो भी बहुत ही जल्द यूट्यूब पर अपलोड होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो आपको इस वीडियो से एक ये सीख मिली है कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका बीएससी में, तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे, चाहे आपको आते हों चाहे ना आते हों। पहले आपको जितने आते हों पहले आप उसका आंसर, यानी जो क्वेश्चन आपको आते हो पहले टिक कर आप उसका आंसर भर लीजिए अपने OMR शीट पर। फिर उसके आगे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं पहले आप उसमें सोचिए समझिए क्वेश्चन को। तो आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर कुछ क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे और फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मालूम होंगे, यानी जैसे 4 ऑप्शन है ABCD, तो इसमें से यानी ये नहीं होगा और कोई आप दो ऑप्शन में ही फंसे रहेंगे। तो 2 ऑप्शन में से आप कोई ना एक या बी, यानी जो भी आपकी 2 ऑप्शन हो तो आप 2 ऑप्शन में से किसी एक को टिक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही जल्द मुलाकात होगी एक नई इसके पार्ट सेकंड वीडियो में।